हेलो एवरीवन, एग्रोनॉमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शस्य विज्ञान का परिचय। शस्य विज्ञान क्या होता है, शस्य विज्ञान की कितनी शाखाएं, ये सभी हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी उसी को इस क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस क्लास में बात करेंगे कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि की परिभाषा, कृषि किस भाषा का शब्द है, ये सभी हम इस कृषि टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा में देखिए, कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से लिया गया है या आया है। कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से लिया गया है। अब इसकी परिभाषा देखिए, कृषि या खेती मानव का एक प्राथमिक उद्यम है जिसमें वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी अनिवार्य भौतिक आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति करता है, जिसके लिए वह फसलें उगाता है और पशुपालन करता है। कृषि मानव का एक प्राथमिक सोर्स है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, फसलें उगाता है और पशुपालन करता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 एग्रिक और नंबर 2 होता है कल्चरा। नंबर 1 एग्रिक और नंबर 2 कल्चरा। एग्रिक का अर्थ होता है भूमि या मृदा और कल्चरा का अर्थ होता है जुताई या उगाना। आई होप साथियों आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रिक और कल्चरा। एग्रिक का मतलब होता है या अर्थ होता है भूमि या मृदा और कल्चरा का अर्थ होता है जुताई या उगाना। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कृषि की शाखाएं। कृषि की मुख्यतया 3 शाखाएं होती है, एग्रोनॉमिक, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन और अगर कृषि की एक्स्ट्रा शाखाएं देखी जाए तो उसमें आती हैं प्लांट पैथोलॉजी जिसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, सोइल साइंस मृदा विज्ञान, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र। फिर आता है 8वीं शाखा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार, और 9 नंबर है प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन, और 10वीं शाखा जो होती है वो जेनेटिक्स या अनुवंशिकी होती हैं। ये कृषि की 10 शाखाओं के नाम है। कुछ बेसिक रूप से मैंने यहाँ पर नोट किया है, तो आप भी इन शाखाओं को नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जितना भी अभी तक समझाया आई होप क्लियर होगा। हमने बात की कृषि की परिभाषा, कृषि किस भाषा से लिया गया है, कृषि किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर शब्द जो था वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की और कृषि की शाखाएँ देखी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारे सामने, देखिएगा, और यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। बाकी ये नोट्स मैं PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूँगा। अब देखिए, अब आता है शस्य विज्ञान अथवा फसल शास्त्र। शस्य विज्ञान का परिचय हम बात कर रहे थे, कृषि हमने शुरू किया। अब देखिए शस्य विज्ञान आ गया फिर से। एग्रोनॉमी क्या होता है? तो एग्रोनॉमी की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा नंबर 1 देखिएगा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन से संबंधित सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कि फसल उत्पादन से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, उनकी जो विधियाँ होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उसे शस्य विज्ञान कहा जाता है या शस्य विज्ञान कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेगा सेकंड परिभाषा को, दूसरी परिभाषा और जो हमारा एग्रोनॉमी जो शब्द है वो क्या कह रहा है। दोनों शब्द यहाँ पर मिलते जुलते हैं। तो देखिए
एग्रोनॉमी, सबसे पहले इस शब्द के बारे में बात करते हैं तो परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 एग्रोस और नंबर 2 है नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है खेत और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। अब देखिए दूसरी परिभाषा को देखिए, यहीं इन दो वर्ड से आप परिभाषा को याद कर सकते हो। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है शस्य विज्ञान कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्या नोट किया, एग्रोनॉमी जो शब्द है उसके दो वर्ण बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, तो एग्रोस और नोमोस। यहीं हमें दो शब्द याद रह गए, तो खेत प्रबंधन यानी कि कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम खेत प्रबंधन का अध्ययन करते हैं उसे शस्य विज्ञान कहते हैं। बात यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, कृषि कला एवं विज्ञान दोनों हैं। कृषि कला एवं विज्ञान दोनों हैं। कला का मतलब एक कला के माध्यम से हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, और जिस फसल का हम उत्पादन करते हैं उसका यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान। कला का मतलब हम जिस पाटा चला रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेत जुताई कर रहे हैं, खरपतवार निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो सब ये सब क्या है, कला है। उनको गेहूँ को या किसी भी अनाज को निकालना थ्रेसर के माध्यम से, उनकी कटाई करना, ये सभी क्या है, एक कला है। और विज्ञान, हम उन फसल को किस प्रकार से उत्पादन करके अच्छे से अच्छा उपज ले सकें, वो क्या है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो क्या है, विज्ञान है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखिए अगला पॉइंट, शस्य विज्ञान के पितामह पीटर डेक्रे सेंजी। शस्य विज्ञान के पितामह कौन है, पीटर डेक्रे सेंजी, 1230 से 307। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था ओपियस रूरेलियम केमोडरम। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था ओपियस रूरेलियम केमोडरम। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधुनिक शस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो वहाँ पर जो आधुनिक शस्य विज्ञान के जनक हैं वो है जेथ्रो टूल। इनकी एक पुस्तक थी हार्स होइंग हस्बेंड्री। जेथ्रो टूल का मतलब होता है खरपतवार या भू परिष्करण। जेथ्रो टूल जो थे वो खरपतवार और भू परिष्करण इनके भी पितामह थे। शस्य विज्ञान के पितामह जेथ्रो टूल, खरपतवार के पितामह जेथ्रो टूल, भू परिष्करण के पितामह जेथ्रो टूल। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए अगला पॉइंट, इनकी एक पुस्तक थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। अब देखिए एक पुस्तक और आती है भारतीय कृषि का इतिहास। अब एक पुस्तक और आती है भारतीय कृषि का इतिहास। इसके लेखक थे डॉक्टर एम.एस. रंधावा। डॉक्टर एम.एस. रंधावा इसके लेखक थे। भारत में ये क्या थे, अलंकृत बागवानी के पितामह थे। क्या थे, अलंकृत बागवानी के पितामह थे, फादर ऑफ अलंकृत बागवानी। थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी मिक्स। साइलेंट स्प्रिंग जो बुक थी, ये एक बुक थी। साइलेंट स्प्रिंग क्या थी, एक बुक थी जिसके लेखक थे कार्लसन। कौन थे, कार्लसन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हमने बात की शस्य विज्ञान की परिभाषा, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पितामह, आधुनिक शस्य विज्ञान के जनक, और इनकी पुस्तकें और पुस्तक भारतीय कृषि का इतिहास। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अच्छी तरह से समझेगा यहाँ से पूरा। फसल क्या होती है, भूमि की तैयारी करके उगाए जाने वाला पौधा। भूमि की तैयारी करके उगाए जाने वाले पौधों का जो समूह होता है, जो किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो, या हम उसको आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति से उगाते हो, उसका उत्पादन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं या क्रॉप कहलाता है। क्लियर है। भूमि की तैयारी करके उगाए जाने वाले पौधों का समूह जो किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो या उसे आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति से उगाया गया हो, वो क्या कहलाता है, फसल या क्रॉप कहलाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए फसलों का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों के वर्गीकरण में नंबर 1 प्रकार देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण नंबर 1 है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें ये हम वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाई जाती हैं। कब लगाई जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाई जाती हैं। इनके बुआई का जो समय होता है वो होता है जून जुलाई, और इनके अंदर खरीफ, रबी एवं जायद, ये जो 3 आपको ऋतुएं दिख रही है या शब्द दिख रहे हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। खरीफ ऋतु, रबी, जायद, ये 3 जो शब्द हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाई जाती हैं। इनके बुआई का समय होता है जून जुलाई। खरीफ, रबी और जायद जो शब्द हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, लिख लीजिए, अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण, लोबिया, ग्वार, डेचा, सोयाबीन, कपास, सनई, मूंग, उड़द, अरहर, ज्वार, बाजरा, दाल, मूंगफली, मोठ, तिल। ये क्या है? खरीफ के फसलों के उदाहरण हैं। नंबर 2 आता है रबी की फसलें। किसकी फसलें? रबी की, सेकंड। अब रबी की फसलें जो होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। इनके बुआई का समय जो होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर। कब होता है? अक्टूबर से नवंबर। रबी की फसलों में हम उगाते हैं अलसी, जौ, जई, गन्ना, चना, सरसों, गेहूँ, रिचका, आलू, मटर, मसूर आदि। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हमने 2 बातें की, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तीसरी देखिए जायद। तीसरी जायद की फसलें। जायद की फसलों में बुआई का समय होता है मार्च अप्रैल। कब होता है? मार्च अप्रैल। इसमें लगाई जाती हैं फसलें मक्का, चरी, ज्वार, मूंग, उड़द, खरबूज, तरबूज आदि। क्या लगाया जाता है? मक्का, चरी, ज्वार, मूंग, उड़द, खरबूज, तरबूज। आपसे पूछना चाहिए कि सर्वाधिक कौन सी फसल जायद की फसलों इस समय में लगाई जाती है? तो सर्वाधिक में आती है एक तो मक्का, खरबूज और तरबूज। ये 3 फसलें सर्वाधिक और हर साल मतलब जायद की फसलों के अंतर्गत मार्च अप्रैल में लगाई जाती हैं। अब आता है अगला, आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। नंबर 1 आती है अनाज वाली। नंबर 1 आती है अनाज वाली। ये फसलें कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत हैं। उदाहरण में लिखिएगा गेहूँ, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और काकोन। ये इसके उदाहरण हैं अनाज वाली फसलों की। अब अनाज वाली फसलों को मिलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलेट। तो फेमाइन रिजर्व, अकाल आरक्षित होता है। ये मिलेट का मतलब होता है फेमाइन रिजर्व, मतलब कहने का मतलब अकाल पड़ने से पहले उनको प्रबंधन करने वाली जो फसलें होती हैं उनको मिलेट कहते हैं। मिलेट, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट 2 प्रकार के होते हैं। मिलेट 2 प्रकार के होते हैं, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। मेजर मिलेट में फसलें आती हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, और माइनर मिलेट में फसलें आती हैं कोदो, कुटकी, रागी और सावा। मिलेट का अर्थ होता है फेमाइन रिजर्व, हिंदी में लिखे तो अकाल आरक्षित। मिलेट 2 प्रकार के होते हैं, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। मेजर मिलेट में मक्का, ज्वार, बाजरा, और माइनर मिलेट में कोदो, कुटकी, रागी और सावा। वर्ष 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर कहा जाता है। वर्ष 2023 जो है इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने बात की थी अनाज वाली फसलों तक। अगला हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो यहाँ तक समझ में आ जाता है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट बनाए रखें। नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।